आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 3 का, जिसका उन्वान है आबे ज़ुलाल। सबक आबे ज़ुलाल जो इस्माइल मेरेठी का लिखा हुआ है और पानी की अहमियत और आफादियत का बयान इस सबक में आपने किया है। सबक को मैंने 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने इस्माइल मेरेठी का तारुफ हासिल किया है और दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करेंगे और इसका उन्वान है दूसरे हिस्से का दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी। ये इस नज़्म का पहला मिसरा है। तो शुरू करते हैं हम सबक आबे ज़ुलाल और सबक नंबर 2 है ये, इसका दूसरा हिस्सा। बच्चों ये नज़्म है और नज़्म आप ये देखेंगे कि एक ही मौजू के ऊपर लिखी जाती है, एक ही ख़याल की रवानी होती है, तो वही तसलसल और बयानी इस नज़्म के अंदर आपको नज़र आएगी। आमने सामने के 2 मिसरों से मिलकर एक शेर बन रहा है और हर दूसरे शेर के अंदर इसके काफ़िया बदल रहे हैं। रदीफ़ यहाँ पर नहीं है, काफ़िया यहाँ पर हर शेर के अंदर बदल रहा है। यहाँ पर रवानी है और इसमें पानी है। ये काफ़िया पहले मिसरे का अलग है और दूसरे मिसरे के अंदर बना है और हुआ है आ गया है। तीसरे मिसरे में ना पाए ना आए आ गया। तो ये बदलते यहाँ पर चले जा रहे हैं। जब हम नज़्म का तारुफ हासिल किया था, हमने सबक के अंदर पढ़ा था नज़्म के, तब मैंने आपको बता दिया था कि नज़्म की एक ही मौजू के ऊपर लिखी गई मुसलसल शायरी है, मुसलसल अंदाज में लिखी जाती है और तसलसल होना चाहिए, रब्त होना चाहिए उसके सारे अशारों के अंदर और एक दूसरे से जुड़ाव उनका होना चाहिए। इस नज़्म के अंदर मैंने आपको बताया पानी की अहमियत और अफादियत बयान की है। पानी किस तरह से बनता है, किस तरह से यहाँ रवानी है पानी की, कहाँ से पानी आया और क्या क्या इस्तेमाल पानी के होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस नज़्म के अशार में इस्माइल मेरेठी ने शामिल किया है। तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इनको कुछ अशार अलग अलग कर लिए हैं, मैं आपके सामने बुलंद ख़्वानी करूँगा और बुलंद ख़्वानी करने के बाद हम जो अशार हमने लिए हैं उनकी तशरीह करके फिर आगे की तरफ हम चलेंगे। तो आपको जो तशरीह है उसको समझना है। यहाँ पर जब मैं समझाऊँ उसको भी आपको बड़े गौर के साथ देखना है, बड़े गौर के साथ सुनना है। देखिए, दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। ये मिलकर 2 हवाओं से बना है, गिरा खुल जाए तो फौरन हवा है। नज़र ढूंढे मगर कुछ भी ना पाए, जुबां चखे मज़ा हरगिज़ ना आए। हवाएं हैं लगाया खूब पंदा, हवाओं में लगाया खूब फंदा। अनोखा है तेरी कुदरत का धंधा, नहीं मुश्किल अगर तेरी रज़ा हो। हवा पानी हो और पानी हवा हो। अब पानी किस तरह से बना है, कैसे पानी की इजाद हुई है, वो बता रहे हैं नज़ीर अकबर आबादी। अब इस्माइल मेरेठी कहते हैं इसमें और समझा रहे हैं हमें कि दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, यानी अपनी तबीयत की रवानी दिखाओ। रवानी यानी तेज़ी, होशियारी खुद की, आप में कितनी अक्लमंदी है। जो दाना हो तो समझो क्या है पानी, अपनी तबीयत की तेज़ी दिखाओ, सोचो पानी क्या है। और अगर अक्लमंद कहते हो अपने आप को दानिश्वर समझते हो तो ये बताओ पानी क्या है, किस चीज़ से पानी मिलकर बना है। और फिर खुद ही अपनी बात का जवाब देते हैं। ये सवाल कर रहे हैं पहले आपसे कि आप बताओ कि पानी क्या है, और फिर कहते हैं ये मिलकर 2 हवाओं से बना है। ये मिलकर 2 हवाओं से बना है। पानी कैसे बनता है, आपने साइंस पढ़ा है अपना, और साइंस के अंदर पानी क्या बताते हैं कैसे बनता है। पानी के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है जो मिलकर पानी बनाता है, यानी H2O से पानी बनता है। ये पानी का कीमियाई नाम है H2O। तो ये मिलकर 2 हवाओं से बना है। हाइड्रोजन भी हवा है और ऑक्सीजन भी हवा है। हाइड्रोजन भी हवा, ऑक्सीजन भी हवा। कुदरत ने उसमें फंदा लगाया, गिरह लगा दी उसके अंदर, और जो गिरह लगाई उससे वो दोनों हवाएं मिलकर पानी बन गई। ये मिलकर 2 हवाओं से बना है, गिरह खुल जाए तो फौरन हवा है। और वो जो गिरह इनके बीच में लगी हुई है, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच में जो गिरह है, अगर वो गिरह खुल जाए तो वापस इसको हवा बनने में देर नहीं लगती, ये फौरन हवा बन जाएगा। और जब हवा बन जाएगा तो नज़र ढूंढेगी मगर कुछ भी ना पाए। हवा को देख सकते हो आप,
नहीं देख सकते, तो आपकी नज़र ढूंढेगी लेकिन आपको ये नज़र नहीं आएगा। ज़बान चखे मज़ा हरगिज़ ना आए, आप ज़ुबान से चखोगे लेकिन आपको कोई स्वाद नहीं आएगा, कोई लज्जत नहीं आएगी, कोई मज़ा नहीं आएगा। तो ना तो नज़र आएगा और ना ही उसका स्वाद आएगा आपको। हवाओं में लगाया खूब फंदा, अनोखा है तेरी कुदरत का धंधा। अब तेरी किसकी बात हो रही है? तेरी कौन है? रब, पालने वाला, सबका पालनहार। तो कहते हैं कि हवाओं में लगाया खूब फंदा, कि ए परवरदिगार तूने हवाओं में क्या खूब फंदा लगाया है, कितनी कारीगरी से फंदा लगाया है, कितनी बारीकी से फंदा लगाया है। अनोखा है तेरी कुदरत का धंधा। कुदरत का धंधा, जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जहान में जो भी नज़र आ रहा है, ये सब कुदरत का धंधा है, कुदरत की कारीगरी है, जो हमें दुनिया में भी दिखता है, दुनिया के बाहर भी दिखता है, ज़मीन में भी हमें दिखता है, आसमान में भी हमें दिखता है। जो चाँद तारे सूरज अपने निज़ाम के मुताबिक चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुनिया के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो सब कुदरत के कारोबार का हिस्सा है, वो कुदरत का धंधा है। तो ये कहते हैं क्या खूब तेरी कुदरत का धंधा, कि अल्लाह तेरी कुदरत भी खूब है कि तूने इस तरह का फंदा लगाया, हवाओं के बीच में फंदा लगाया कि उससे हमें पानी मिल गया है। नहीं मुश्किल अगर तेरी रज़ा हो, हवा पानी हो और पानी हवा हो। रज़ा यानी मर्ज़ी। ए अल्लाह अगर तेरी रज़ा हो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तेरी रज़ा हो तो पानी हवा बन जाता है और तेरी रज़ा हो तो हवा पानी बन जाती है, पानी हवा बन जाता है और हवा पानी बन जाती है। दोनों काम तेरे करने से परवरदिगार हो जाते हैं। कितनी खूबसूरती से पानी की अहमियत बयान की है और पानी के बारे में बताया कि पानी कैसा आया है। हम साइंस में पढ़ चुके हैं इस बात को कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बढ़ता है, इनसे मिलकर पानी बनता है। हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। इनकी गिरह लगती है, ये आपस में एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और पानी का 1 एटम बन जाता है। तो इस्माइल मेरेठी की नज़्म है और ख़ूबसूरत नज़्म है बहुत। अब बच्चों यहाँ पर अगर आपसे आपके सवाल और जवाब के अंदर दे दिया जाए और वहाँ आपसे पूछा जाए कि नज़्म का ख़ुलासा लिखिए या दिए गए अशार की तशरीह कीजिए, तब 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तरीका तो ये होगा कि आपसे सीधे ही कह दिया जाए कि ये जो अशार दिए गए हैं इनका ख़ुलासा कीजिए, इनकी तशरीह लिखिए, तब आप इनकी तशरीह लिख देंगे, जो मैं तरीका भी आगे आपको बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ख़ुलासा मैं सयाक़ो सबाक़ के दीजिए, अशार दे दिए जाएं और कहा जाए कि तशरीह मैं सयाक़ो सबाक़ के कीजिए, तब आपको सयाक़ो सबाक़ का हवाला देना है और हवाला या सयाक़ो सबाक़ लिखा हुआ आएगा। आपको लिखना है कि ये नज़्म का नाम लिखना है, उसको लिखने वाले शायर का नाम लिखना है, दरसी किताब का नाम लिखना है कि किस किताब से लिया गया है इस सबक को, इस नज़्म को, और उसके बाद उस नज़्म का मौजू आपको बताना है। सयाक़ो सबाक़ पूछता है तो मौजू यानी टॉपिक, किस बात के ऊपर नज़्म लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, वो बताना यहाँ पर ज़रूरी है। तो देखिए इस नज़्म का सयाक़ो सबाक़ है, जितने भी अशार हैं उनका सबका सयाक़ो सबाक़ एक ही है। हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू से ली गई है और इस नज़्म को इस्माइल मेरेठी ने लिखा है। इस्माइल मेरेठी ने इस नज़्म में पानी की अहमियत और आफादियत पर रोशनी डालते हुए हमें पानी की कीमत समझाने की खूबसूरत कोशिश की है। पानी क्या है, कैसे बना, किस तरह से दुनिया के अंदर आया, किस तरह से दुनिया में पानी का कारोबार चलता है, पानी क्या क्या कारनामे अंजाम देता है, पानी की खसलत क्या है, इन सब बातों के जानकारी हमें इस नज़्म के अंदर दी गई है। तो तशरीह देखिए, जो अशार अभी हुए हैं उसके पहले बंद में, हालांकि वो बंद नहीं है लेकिन यहाँ पर बंद लिखा गया है, वो अशार हैं। नज़्म के जो शेर हैं, शेर मिलकर, अशार मिलकर बंद बनाते हैं, लेकिन वो मुखम्मस और मुसद्दस की शक्ल में बंद आते हैं। यहाँ पर हम इनको अशार ही कहेंगे। नज़्म में जो अशार दिए गए हैं इसमें इस्माइल मेरेठी तलबा से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम अपने जहन की क़ुव्वत और तेज़ी दिखाओ और अपने आप को अक्लमंद कहते हो, तो अक्ल का कुछ सबूत दो। इस्माइल मेरेठी क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर आप अक्लमंद हो, अगर आप दानिश्वर हो, दानिशमंद हो और अपने आप को ज़हीन कहते हो, तो अपनी तबीयत की रवानी दिखाओ, अपने दिमाग की तेज़ी दिखाओ और ये बताओ कि पानी क्या होता है, किसे पानी कहते हैं, कहाँ से पानी आता है।
जिसको आप पी रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, खाने में हर जगह आपके इस्तेमाल हो रहा है, वो आता कहाँ से है क्या वो। और फिर खुद ही अपनी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि अगले शेर में खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हैं कि पानी दो हवाओं यानी दो गैस के ज़र्रात से मिलकर बना है। गैस के दो ज़र्रे आपस में एक गिरह से बंधे हुए हैं। अगर वो गिरह खुल जाए तो पानी हवा बन जाएगा। वो जो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, अगर उनकी गिरह खोल दिया जाए तो पानी गायब हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। और जब पानी नज़र नहीं आएगा तो ना तो उसका स्वाद चख सकते हैं, ना ही हम उसको अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। तो पानी हवा बन जाएगा और गायब हो जाएगा, और चखने पर भी कोई मज़ा ना आएगा। हवा को चख सकते हो आप, हवा को चखने पर भी आपको कोई स्वाद, कोई मज़ा नहीं आता है। यह अल्लाह की कुदरत है जो ऐसा कारनामा अंजाम दे सकती है। ये उसी के बस की बात है कि वो जो चाहे, उसकी जैसी रज़ा हो वो कर दे। हवा में फंदा लगाकर पानी पैदा कर दिया गया है, और ये सब उस परवरदिगार की मर्ज़ी से होता है कि हवा पानी बन जाती है और पानी हवा में तब्दील हो जाता है। ये कुदरत है उसकी मर्ज़ी है कि वो चाहे तो हवाओं को मिलाकर पानी बना दिया, और वो चाहे तो पानी वापस गिरा खुल जाए और हवा में उड़कर सारा का सारा पानी ख़त्म हो जाए। आगे आते हैं अगले अशार की तरफ। मिजाज उसको दिया है नर्म कैसा, जगह जैसी मिले बन जाए वैसा। नहीं करता जगह की कुछ शिकायत, तबीयत में रसाई है निहायत। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। न हो सदमे से हरगिज रेजा रेजा, न हो जख्मी अगर लग जाए नेजा। न उसको तीर से तलवार से खौफ, न उसको तोप की भरमार से खौफ। हो सकता है पानी को खौफ किसी चीज़ का खौफ नहीं है। इस्माइल मेरेठी कहते हैं कि अल्लाह ने पानी को नरम मिजाज दिया है, नरम लय में चलता रहता है, अपनी पस्ती में बहता रहता है। वो ना किसी से लड़ाई करता है, ना किसी से झगड़ा करता है। उसको जिस बर्तन में डाला जाए, चाहे छोटे बर्तन में डाला जाए या सुराही में डाला जाए, जैसे बर्तन में डालोगे वो वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेगा। कभी शिकायत नहीं करेगा, कभी बर्तन के साथ खटपट नहीं करेगा कि मैं कहाँ नहीं जाऊँ, मैं इधर नहीं जाऊँ। ऐसी कुछ शिकायतें पानी नहीं करेगा। जगह जैसी मिले बन जाए वैसा, जैसी जगह मिलती है पानी वैसा ही बन जाता है, वही शक्ल इख्तियार कर लेता है। नहीं करता जगह की कुछ शिकायत, कभी भी पानी जगह की शिकायत नहीं करता। तबीयत में रसाई है निहायत, और उसकी तबीयत में नहायत ही रसाई है। रसाई यानी पहुँच, हर जगह पहुँच जाता है पानी। बर्तन चाहे जैसा भी हो, अगर उसमें छोटे छोटे सुराख भी होंगे तो उन सुराखों में भी पानी पहुँच जाएगा। कभी शिकायत नहीं करेगा कि मैं यहाँ नहीं जाऊँ या मैं वहाँ नहीं जाऊँ या मैं इस तरह के बर्तन के अंदर नहीं आएगा पानी। पानी की कोई शिकायत नहीं है, जैसे बर्तन में डालोगे उसकी हर जगह रसाई है। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। जैसा सांचा होगा, जैसा बर्तन होगा, उसमें वो डालते ही वैसे के वैसे शक्ल इख्तियार कर लेगा। वो नखरे नहीं करेगा, वो झटपट खटपट नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, झटपट वाली शक्ल इख्तियार कर लेगा। ना हो सदमा से हरगिज रेजा रेजा, रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े, जर्रे जर्रे। उसको सदमा पहुँचाओ, उसको हथौड़े से वार करो, उसको हाथियों से कुचलवाओ, पानी को बड़े बड़े सदमे उसको देने की कोशिश करो, उसको पर कोई असर नहीं होगा। पानी ज़रा सा भी नहीं बिगड़ेगा, पानी वही शक्ल इख्तियार कर लेगा जिस शक्ल के अंदर वो है। तो सदमे से उसको रेजा रेजा नहीं किया जा सकता। ना हो ज़ख्मी अगर लग जाए नेज़ा, पानी के ऊपर नेज़ा मार लो, आप चाकू से पानी को काटने की कोशिश कर लो, नहीं कटेगा, नेज़े से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा उसे। ना उसको तीर से तलवार से खौफ, ना उसको तोप की भरमार से खौफ। पानी के ऊपर चाहे तीर मारा जाए या तलवार से उसको ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की जाए, या उसका रेज़ा रेज़ा कर दिया जाए, या उसके ऊपर तोप चलाई जाए, या उसके ऊपर बंदूक से निशाना लगाकर उसको हमला किया जाए, पानी कभी भी अपनी शक्ल नहीं बदलेगा। पानी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, कोई ख़त्म नहीं होगा। तलवार से मारोगे वापस अपनी शक्ल इख्तियार कर लेगा, थोड़ी देर हिलेगा, तोप चलाने से वापस वही शक्ल इख्तियार कर लेगा, नहीं बदलेगा, नहीं नुकसान होगा। तशरीह देखिए
इन अशार की। इन अशार में इस्माइल मेरेठी कहते हैं कि अल्लाह ने पानी बनाकर उसको नरम मिजाज अता किया है, नरम मिजाजी दी है पानी को, जिसकी वजह से वो कभी खटपट नहीं करता बर्तनों से, और जहाँ जैसा बर्तन मिलता है वहाँ तक इसकी रसाई हो जाती है, पानी उसमें आराम से आ जाता है, ये कभी भी कोई शिकायत नहीं करता। जैसा बर्तन हो उसी बर्तन के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, और इस दुनिया की हर जगह पर पानी की रसाई है, सभी जगह पानी पहुंच जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पानी को किसी चीज़ का दर्द नहीं होता, कोई सदमा नहीं पहुंचता। पानी न तीर से ज़ख्मी होता है, न नेज़े मारने से उस पर कोई फ़र्क पड़ता है, ना उसको तलवार से काटा जा सकता है, और ना ही पानी को तोप की मार का खौफ है। तोप चला दो तब भी पानी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। तो इस तरह की पानी की खसलत होती है, इस तरह की पानी की आदत होती है कि उस पर चाहे जितना भी जुल्म सितम करो, वो खामोशी से उस जुल्म सितम को सहता रहता है, कभी उफ तक नहीं लाता। इसीलिए शायर कहता है कि पानी को अल्लाह ने नरम मिजाजी अता की है, और वो नरम मिजाजी वो अपनी बरकरार रखता है। आगे देखिए अगले अशार जो हैं इस नज़्म के, तवाज़ु से सदा पस्ती में बहना, जफ़ा सहना मगर हमवार रहना, नहीं है सरकशी से कुछ सरोकार, न देखोगे कभी तुम उसका अंबार। ख़ज़ाना गर बुलंदी पर न होता, तो फव्वारे से वो बाहर न होता। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गोता खिलाए। न जलता है न गलता है न सड़ता, निरा पानी नहीं हरगिज़ बिगड़ता। बहुत खूबसूरत अशार हैं और आसान ज़ुबान के अंदर लिखे गए अशार हैं, आसानी से आपको समझ में आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की नहीं है, बहुत ज़्यादा अक्ल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से समझने वाले अल्फाजों का इस्तेमाल करते थे इस्माइल मेरेठी, बच्चों के लिए लिखते थे। तवाज़ो के माने होते हैं इनकिसारी से, तवाज़ो यानी इनकिसारी से, सादगी से और नरम मिजाजी इख्तियार करके सदा पस्ती में बहता रहता है। पस्ती यानी नीचाइयों में। पानी आप उसको रख दो किसी जगह के ऊपर, और जैसे ही उसको नीचाई मिलेगी वो नीचाई की तरफ बहना शुरू कर देगा, यानी कि अपनी सर झुका लेता है, अपनी गर्दन को खम कर लेता है, अकड़ नहीं दिखाता कभी भी कि मैं ऊंचा जाऊंगा या ऊंचा देखूंगा, ऊंचे काम करूंगा, हमेशा नीचाई की तरफ पानी बहता है। तो तवाज़ु से सदा पस्ती में बहना, जफ़ा सहना मगर हमवार रहना। जफ़ा यानी जुल्म व सितम, और हमवार यानी दोस्त बना रहना, फ़ायदा पहुंचाने वाला बना रहना। पानी के ऊपर पत्थर भी जब बहता है, पानी ऊंचाई से पस्ती के अंदर बहता है, बुलंदी से पस्ती की ओर, तो उस वक्त रास्ते में पड़ने वाले पत्थर जो हैं वो पानी को चोट पहुंचाते हैं, टकराते हैं पानी से, चट्टानें टकराती हैं, मैदान जो है पानी से टकराते हैं, पेड़ पौधे पानी से टकराते हैं, लेकिन सबकी जफाएं सहकर, सबके जुल्म और सितम सहकर वो खामोशी से हमवार बना रहता है, वो उनके साथ घुल मिल जाता है, उनको अपना दोस्त बना लेता है। लड़ने के बाद भी, जुल्म और सितम के बाद भी किसी को उफ तक नहीं करता पानी। इतनी नरम मिजाजी पानी को अल्लाह ने अता की है। नहीं है सरकशी से कुछ सरोकार। सरकशी शैतानियत करना, हंगामे करना, इस तरह के कारनामे करना जो आम तौर पर नहीं होने चाहिए। तो नहीं है सरकशी से कुछ सरोकार। सरोकार यानी मतलब। पानी को सरकशी से कोई मतलब नहीं है, कोई हंगामे नहीं करता, कोई शैतानियत वाले काम ये नहीं करता। न देखोगे कभी तुम उसका अंबार, और तुम पानी का कभी भी एक जगह ढेर नहीं देखोगे। पानी ढेर नहीं बनाता, हमवार बना रहता है, बिल्कुल बराबर। कभी देखा है आपने कि पानी इस तरह से ढेर बना ले? कहीं भी नहीं बनाएगा। पानी बिल्कुल इस तरह से हमवार बना रहता है, बराबर, कभी किसी से ऊंचा निकलने की कोशिश नहीं करता। जो अपने साथी हैं उनके साथ घुल मिलकर रहने की कोशिश करता है। अब ये जो पानी की खसलत है, आपको पैगाम दिया गया है इस्माइल मेरेठी ने। जब हमने इस्माइल मेरेठी का तारुफ हासिल किया था तो मैंने बताया था आपको कि इस्माइल मेरेठी की नज़मों की खासियत होती है कि वो अपनी नज़मों के ज़रिए बच्चों को तालीम तो देते ही हैं, साथ में तरबियत भी करते हैं, अच्छे अखलाक बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, उनका मेयार ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पानी की ऐसी खसलत हमारे अंदर पैदा करनी चाहिए
हमें इनकिसारी पैदा करनी चाहिए, हमारे अंदर पस्ती पैदा करनी चाहिए कि हम कभी भी किसी से अकड़े नहीं, कभी भी गुरूर नहीं करें, तकब्बुर नहीं करें। कितने भी बड़े हो जाएं तब भी अपने साथियों के साथ हमवार बने रहें, साथियों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। इस तरह से ये तरबियत करते चले जा रहे हैं। तो कभी भी पानी का अंबार आपको नज़र नहीं आएगा। अंबार यानी ढेर। ख़जाना गर बुलंदी पर ना होता तो फव्वारे से वो बाहर ना होता। और अंबार बनने का मतलब ये नहीं है कि पानी बुलंदी पर नहीं जा सकता। ये जो है कि अंबार नहीं करता कभी भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी कमज़ोर है। इसकी कमज़ोरी से इसको नहीं देखना है आपको। पानी के अंदर ताकत खूब है। अगर ताकत नहीं होती तो क्या फुहारे से पानी निकल जाता बाहर? फुहारे से कितनी ऊंचाई के ऊपर पानी जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि पानी के अंदर बुलंदी पर जाने की कुव्वत भी है। पानी कमज़ोर नहीं है, लेकिन अपने साथियों के साथ, जो साथ के लोग हैं, जो दूसरे हैं, उनके साथ हमवार बना रखता है, उनके साथ नरम मिजाजी ये बनाए रखता है, कभी ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश नहीं करता। तो ख़जाना गर बुलंदी पर ना होता तो फव्वारे से वो बाहर ना होता। अगर पानी के बुलंदी पर जाने की आदत नहीं होती तो वो तो फव्वारे से भी बाहर नहीं निकलता। फव्वारे से निकलता है, इसका मतलब ये है कि वो बुलंदी पर जाने की भी ताकत रखता है, लेकिन उसके मिजाज में नरमी है, उसमें ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर जाकर गुरूर वाली बात नहीं करता, वो बराबरी की, हमवारी की बातें करता है। अब पानी की एक ख़ास बात और है कि जो हल्का हो उसे सर पर उठाए। अगर जो पानी के साथ नरम मिजाजी से पेश आएगा, अच्छे अखलाक से पेश आएगा, तो उसे क्या करेगा? उसकी तारीफ करेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसको सर पर बिठाए हुए घूमेगा पानी। और ज़रा सी भी अकड़ दिखाई पानी के साथ, अगर लड़ाई झगड़ने की कोशिश करी, तो फिर क्या करता है? जो भारी हो उसे गोता खिलाए। जो भारी हो जाता है पानी के लिए, पानी उसको गोता खिलाना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा पानी के अंदर हल्की जो चीज़ होगी वो पानी के ऊपर तैरने लगेगी, और जो भारी चीज़ होगी वो पानी के अंदर डूब जाएगी। तो ये आदत है पानी की, जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गोता खिलाए। न जलता है, न गलता है, न सड़ता, निरा पानी नहीं हरगिज बिगड़ता। पानी ना तो जल सकता है, आग लगी हुई देखी कभी पानी के अंदर? नहीं लग सकती आग पानी के अंदर, किसी भी हाल में नहीं लग सकती। न गलता है, न सड़ता है, ना वो गलता है, पानी ख़राब होता है, और ना ही वो सड़ता है। निरा पानी नहीं हरगिज बिगड़ता। और पानी का पानी भी नहीं बिगड़ सकता। किसी चीज़ के ख़राब होने से कहते हैं कि इस चीज़ का तो पानी भी नहीं बिगड़ सकता। तो वो मुहावरा यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि पानी का, निरा पानी, सिर्फ पानी ही नहीं बिगड़ सकता, पानी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। ज़रा सा, इतना सा भी पानी को नुकसान नहीं पहुँच सकता। इस तरह का होता है आबे ज़ुलाल, इस तरह का होता है पानी। इसकी तशरीह देखिए इन अशार की। इन अशार में शायर कहते हैं कि पानी इनकिसारी और आजिज़ी से सदा पस्ती में बहता रहता है। वो पत्थरों, पहाड़ों और मैदानों की सख्तियाँ और जुल्म सहकर भी सीधा सादा और नरम दिल बना रहता है। जब पानी बहता है, मैंने बताया आपको, तो पत्थर भी टकराते हैं उनसे, चट्टानें भी टकराती हैं, पहाड़ भी उसके ऊपर जुल्म करते हैं, मैदान भी पानी को सताते हैं, जुल्म करते हैं, दरख्त जो होते हैं वो भी पानी से टक्कर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी इनकिसारी से, आजिज़ी से नरम रुख बनाए हुए बहता रहता है। पानी कभी भी किसी से बगावत, सरकशी और जद्दोजहद नहीं करता, और ना ही एक जगह जमा हो जाता है। पानी की खासियत ये होती है कि वो एक जगह नहीं रुकता है, वो बराबर बना रहता है, उसका कभी अंबार नहीं लगता, कभी पानी का ढेर नहीं लगता, पानी हमेशा फैला हुआ रहता है। लेकिन इसके माने ये नहीं है कि पानी बुलंदियों को नहीं छू सकता। अगर पानी बुलंदियों को नहीं छू सकता तो फिर फुहारे में कैसे उड़ता? ये मिसाल दी है यहाँ पर कि आप ये मत सोचो कि पानी बुलंदियों की ओर नहीं जा सकता। पानी बुलंदियों की ओर भी जा सकता है, लेकिन हमवार बना रहता है, दोस्त बना रहता है। पानी को अल्लाह ने एक बहुत बड़ी ख़ासियत अता की है कि जो हल्का हो उसे वो अपने ऊपर उठा लेता है, और जो भारी है उसे अंदर डुबा देता है। पानी ना तो जलता है, ना गलता है, और ना ही सड़ता है। पानी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। पानी यहाँ पर जलता है, कर लेना है आपको। पानी नहीं जल सकता, नहीं गल सकता, नहीं सड़ सकता। पानी को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचता है। चाहे तीर लिया हो, तलवार लिया हो, तेगें उसके ऊपर चला लो, ना तलवारों से उसको ज़ख्मी किया जा सकता है, ना खंजर से उसके ऊपर ज़ख्म लगाए जा सकते हैं।
देखिए इस बंद को, किसी उन्वान से होगा ना नाबूद, वही पानी का पानी दूध का दूध, लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। हवा में मिल के गायब हो नज़र से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। हवा पर चढ़ के पहुँचे सैकड़ों कोस, कभी ओला कभी पाला कभी ओस। कुहर है, भाप है, पानी है या बर्फ, कई सीगों में है एक असल की सर्फ। कहते हैं इसके अंदर कि पानी को किसी भी तरह से ख़राब नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्वान के माने बच्चों हैं यहाँ पर तरीके के, किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज से कुछ भी हम इस्तेमाल कर लें तरीका, लेकिन पानी को हम ख़राब नहीं कर सकते। ना होगा नाबूद, नाबूद का मतलब बर्बाद होना, ख़त्म हो जाना। हम कहते हैं ना नेस्ता नाबूद हो गया, तो नेस्तो नाबूद ख़त्म हो जाना, फना हो जाना। पानी फना नहीं हो सकता, पानी बर्बाद नहीं हो सकता। शक्लें बदल लेता है, कभी वो बर्फ़ बन जाता है, कभी वो पाला बन जाता है, कभी वो भाप बन जाता है, कभी वो कोई और शक्ल इख्तियार कर लेता है, कभी हवा में उड़ जाता है। तरह तरह की शक्लें पानी इख्तियार करता रहता है, लेकिन वो बर्बाद नहीं होता, फ़ानी नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। तो उन्वान यानी तरीका, किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं हो सकता, और नाबूद यानी बर्बाद, ख़त्म, फ़ानी। वही पानी का पानी दूध का दूध। और जिस तरह से हम इंसाफ करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, उसी तरह पानी भी कभी भी ख़त्म नहीं होता। पानी के बारे में भी ये सच्चाई बयान की जा रही है कि कितना ही पानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर लिया जाए, लेकिन पानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूध का दूध और पानी का पानी ही रहता है। दूध से भी पानी को अलग कर दो तो दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। और ये अदल व इंसाफ की बात है कि पानी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब पानी की कैफियत बयान कर रहे हैं कि पानी किस तरह के रंग रूप अपने बदल लेता है। तो देखिए कैसे बदलता है। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर। अगर पानी को गर्मी लगती है ना, तो हवा के ऊपर बैठकर उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है? आप धूप के अंदर एक प्लेट के अंदर पानी रखिए, थोड़ी देर बाद प्लेट खाली हो जाएगी, पानी उस प्लेट में नजर आपको नहीं आएगा। कहाँ चला जाता है पानी? वो हवा के ऊपर बैठकर गायब हो जाता है, यानी वो भाप की शक्ल बदल लेता है, भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है और हमें नजर नहीं आता, वो उड़ जाता है। तो शायर कितने खूबसूरत अंदाज में कह रहे हैं कि पानी को अगर गर्मी लगती है तो वो भाप के ऊपर बैठकर भाप की सवारी करके उड़ जाता है। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। अब यहां पत्थर बनने से क्या मुराद है? पत्थर के माने हैं यहां पर बर्फ के। पानी बच्चों जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, कुछ परेशानियां महसूस नहीं करता। अगर गर्मी लगती है उसको तो फौरन हवा पर बैठकर गायब हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, हवा के साथ मिल जाता है। और अगर उसको सर्दी लगे, ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, तो वो बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बर्फ में बदल जाता है। गर्मी लगे तो हवा बन जाता है और सर्दी लगे तो वो बर्फ बन जाता है। हवा में मिल के गायब हो नजर से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। और कभी हवा में मिलकर हमारी नजर से गायब हो जाता है, हमें नजर नहीं आता पानी। जब पानी भाप बन जाता है तो हम उसको देख नहीं सकते, हवा के अंदर उड़ जाता है, गायब हो जाता है। और कभी वो आसमान से बादलों के साथ बरसने लग जाता है। बादल भी तो पानी के बनते हैं ना। जमीन से जो बादल भाप बनकर ऊपर उड़ता है वो बादल बन जाते हैं, और मुवाफिक माहौल मिलते ही वो बादल फिर से बरसने लगते हैं, फिर से पानी की बरसात होने लगती है। तो पानी की कैफियत देखिए आप कि कभी तो गर्मी बनकर हवा में उड़ जाता है, कभी बर्फ बनकर पत्थर बन जाता है, कभी हवा में मिल जाता है कि हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, नजर ही नहीं आता, गायब हो जाता है। और कभी ऊपर से बादल बन के हमारे ऊपर बरसने लगता है, हमें साफ साफ नजर आता है। हवा पर चढ़ के पहुंचे सैकड़ों कोस, कभी ओला कभी पाला कभी ओस। अब पानी सवारी भी करता है, दूरियां भी तय करता है। कैसे? हवा के ऊपर चढ़कर। मैंने बताया आपको कि आपने प्लेट में पानी भरकर रख दिया धूप में, थोड़ी देर बाद वो पानी गायब हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएगा। तो वो कहाँ चला गया? हवा पर सवार हो गया। अब वो लंबी लंबी दूरियां तय करता है, यहां से वहां पहुंच जाता है। जो समंदर हैं
उन समंदरों से पानी हमारे यहाँ पर बारिश करने आता है। अब देखिए आप, राजस्थान से समंदर सैकड़ों कोस दूर हैं, बहुत दूर हैं समंदर हमारे यहाँ से, लेकिन पानी हवा की सवारी करता हुआ यहाँ तक हमारे पास पहुंच जाता है और हमारे ऊपर बादल बनकर गिरता है। तो हवा पर चढ़कर पहुंचे सैकड़ों कोस दूरी तय करना, ये कोस यानी मील होता है, एक नाप है जो दूरी तय करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सैकड़ों कोस ये पहुंच जाता है। तो कभी ओला बन जाता है, कभी पाला बन जाता है और कभी ओस बन जाता है। ओला बनता है, जो जालाबारी होती है वो कैसे होती है, जो बर्फ गिरते हैं वो क्या होता है, वो भी पानी होता है। पाला गिरता है सर्दियों के अंदर, फसलें खराब हो जाती हैं पाले के जरिए, वो पाला क्या है, वो भी पानी है। ओस हमें नजर आती है सुबह के वक्त, बागों के ऊपर शबनम की बूंदें फूलों के ऊपर, कलियों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर नजर आती हैं, वो क्या है, वो भी पानी है। हमें नजर नहीं आती, लेकिन अलग अलग शक्ल के अंदर वो हमारे सामने नमूदार होती रहती हैं। गायब हो गया तो कभी तो वो ओला बनकर गिर जाता है, कभी बारिश के पानी की शक्ल के अंदर हमारे सामने आ जाता है, कभी पाला बन जाता है और कभी ओस बन जाता है। कोहरा भी पानी की ही शक्ल है। सर्दियों के अंदर जो कोहरा जम जाता है, कोहरा नजर आता है हमें, सब कुछ धुंधला हो जाता है, कुछ नजर नहीं आता, वो कोहरे की वजह से ऐसे हालात बनते हैं और वो कोहरा भी पानी ही है। भाप जो नजर नहीं आती हमें, वो भी पानी ही है। कोहरा भी पानी की शक्ल है, भाप भी पानी की शक्ल है, और पानी है या बर्फ, और चाहे पानी खुद ले लो या बर्फ ले लो, हर जगह पानी का इस्तेमाल हुआ है, हर जगह पानी ही पानी नजर आता है। कई सीगों में है एक असल की सर्फ, कई सीगों यानी शोबों, शाखों, ये पानी की शाखें हैं, कई कई शाखें हैं, कितनी सारी शाखें पानी की बता दी हैं। बारिश भी पानी की शाख है, ओला भी पानी की शाख है, पाला भी पानी की शाख है, ओस, कोहरा, भाप, बर्फ, ये सभी पानी की अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग शाखें हैं। तो सीगों के माने होते हैं बच्चों अलग शोबे, अलग शाखें, ये सब पानी के इतने सारे सीगे हैं, इतने सारे हिस्से हैं, इतने सारे शोबे हैं। और एक असल की सर्फ, एक असल यानी इसके पीछे क्या है, इनके खानदान क्या है इनका सबका, बर्फ का खानदान पूछो, शुरुआत इसकी पानी से होगी, पाले की शुरुआत भी पानी से है, बर्फ की दूसरी जो आज़ा हैं उनकी सबकी शुरुआत पानी से हो रही है। तो कई शोबों, कई सीगों की असल सिर्फ एक ही है। सर्फ यानी होता है खर्च करना। इन सब के पीछे क्या खर्च हो रहा है, सबके पीछे पानी लग रहा है। आपको पता है कि बारिश गिरेगी तो उसके पीछे भी पानी ही है, बर्फ जमेगी, बर्फ नजर आएगी, उसके पीछे भी पानी है, जालाबारी होती है, दूसरे काम जितने भी होते हैं जो मौसम से मुताबिक हैं, उन सब के अंदर पानी ही है, पानी ही उन सब की असल वजह है, असल उसके पीछे पानी ही होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया, यहाँ पर तशरीह मैंने आपको बताई, तशरीह हम इसकी देखते हैं जिसे आपको लिख लेना है। तशरीह देखिए, नज़्म के इस अशाइन अशार में इस्माइल मेरठी कहते हैं कि पानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा, जो कहावत दूध का दूध और पानी का पानी की तरह बिल्कुल वाज़ेह है। पानी का वजूद ख़त्म नहीं होता, लेकिन अलग अलग वक्त पर अलग अलग शक्ल इख्तियार कर लेता है। कौन कौन सी शक्लें? कभी कोहरा बन जाता है, कभी ओला बन जाता है, कभी हवा बन जाता है, कभी पत्थर बन जाता है, कभी पाला बन जाता है, कभी ओस बन जाता है। ये तरह तरह की शक्लें पानी इख्तियार कर लेता है। पानी की जो गर्मी लगती है तो वह हवा बन जाता है, और जब सर्दी लगे तो ये पत्थर की तरह सख्त बर्फ़ बन जाता है। हवा लगे तो सूख कर गायब हो जाता है और बादल बनकर बरसने लगता है। बादल बनकर सैकड़ों कोस दूर निकल जाता है। पानी कभी जालाबारी की शक्ल में पेश आता है तो कभी ओस और पाले की शक्ल में ज़मीन पर आता है। कोहरा, भाप, पानी और बर्फ़, ये सभी मुख्तलिफ शोबे से मुतालिक हैं, लेकिन उन सब की असल पानी ही है, सबके पीछे पानी ही है। तो दुनिया में जो कारोबार हो रहे हैं उन सब के पीछे पानी ही नज़र आता है। आगे आते हैं। उसी के दम से दुनिया में तरी है। किसके दम से? पानी के दम से। उसी के दम से दुनिया में तरी है, उसी की चाह से खेती हरी है। फलों में, फूल में, हर पंखड़ी में, हर एक टहनी में, हर बूटी जड़ी में, हर एक रेशे में है उसकी रसाई। ग़िज़ा है जड़ से कोंपल तक चढ़ाई।
फलों का है उसी से ताज़ा चेहरा, उसी के सर पे है फूलों का सेहरा, उसी को पी के जीते हैं सब इंसान, उसी से ताज़ा दम है सारे हैवान। ये यहाँ पर पानी के बारे में बात हो रही है। उसके अलग अलग जो मर्तबे हैं, अलग अलग तरह से ग़िज़ा बन के जो फ़ायदा पहुँचा रहा है, इंसान को अलग तरह से फ़ायदा पहुँचा रहा है, दरख्तों को अलग तरह से फ़ायदा पहुँचा रहा है, दरख्त की जड़ों को अलग तरह से फ़ायदा पहुँचा रहा है, उनकी पत्तियों को, फूलों को, फलों को, सबको अलग अलग तरीक़ों से फ़ायदा पहुँचाता जा रहा है। तो ये कहते हैं कि उसी के दम से दुनिया में तरी है, पानी के दम से ही दुनिया में तरी है, और उसी की चाह से खेती हरी है, और पानी की वजह से ही हरे भरे खेत लहराते हुए नज़र आते हैं। खेतों में हरियाली है, जो फसलें पैदा हो रही हैं वो पानी की वजह से ही पैदा हो रही हैं। फलों में, फूल में, हर पंखड़ी में, हर एक टहनी में, हर बूटी जड़ी में, हर जगह पानी है। फल हो, फूल हो, जड़ी बूटियाँ हो, टहनियाँ हो, सब जगह पानी खाना पहुँचाते हैं पेड़ पौधों के अंदर। पानी की वजह से ही पेड़ पौधे ज़िंदा हैं। हर एक रेशे में है उसकी रसाई। रसाई का माने मैंने बताया था पहुँच, तो उसकी पहुँच रेशे रेशे के अंदर है। दरख्तों के, फूलों के, पत्तियों के रेशे के अंदर पानी की पहुँच है। ग़िज़ा है जड़ से कोंपल तक चढ़ाई, और ग़िज़ा को जड़ से कोंपल तक कौन चढ़ाता है? जड़, जहाँ से दरख्त शुरू हो रहा है, शुरुआती हिस्सा, और कोंपल दरख्त का आखिरी हिस्सा जो बिल्कुल नए पत्ते आते हैं। तो अज़ल से लेकर अब तक कौन पहुंचा रहा है पानी? पानी, खाना पहुंचाने का काम पानी कर रहे हैं। तो ग़िज़ा है जड़ से कोंपल तक चढ़ाई, जड़ से कोंपल तक ग़िज़ा पहुंचाने का काम पानी ही कर रहा है। फलों का है उसी से ताज़ा चेहरा, और पानी की वजह से ही फल ताज़ा रहते हैं। पानी ना हो तो फल ख़राब हो जाएं, मुरझा जाएं और सड़ जाएं, लेकिन पानी की वजह से ही फल ताज़ा दम बने हुए हैं। उसी के सर पे है फूलों का सेहरा, और फूलों की जो ताज़गी है, जिसकी वजह से सेहरा बना लिया जाता है, या फूलों की जो रंगत है, जो रौनक है, वो पानी की वजह से ही है। पानी ना हो तो फूलों की वो रंगत भी नहीं रहे, फूलों की वो ताज़गी भी ख़त्म हो जाए। उसी को पी के जीते हैं सब इंसान, उसी से ताज़ा दम है सारे हैवान। हैवान यानी जानवर, इंसान और हैवान। तो इंसानों को भी ज़रूरत है पानी की, और हैवानों को भी ज़रूरत है पानी की। उस पानी की वजह से ही इंसान ज़िंदा है, और पानी की वजह से ही हैवान ज़िंदा हैं। दोनों को ताज़ा दम रखने वाली शय पानी ही है। तशरीह देखिए इसकी। इस्माइल मेरेठी फरमा रहे हैं कि पानी के दम से ही दुनिया में तरावट है। ये तरावट कर लेना है इसको। पानी के दम से ही तरावट है। खेत खलिहान पानी की मौजूदगी की वजह से ही हरे भरे हैं। अगर पानी ना हो तो खेती बाड़ी ना हो, फसलें ना पैदा नहीं हो, ख़त्म हो जाए सब कुछ। फूलों में, फलों में, और फूलों से लेकर जड़ी बूटियों के रेशे रेशे तक पानी की पहुँच है। हर जगह पानी पहुँच जाता है। पानी की वजह से ही दरख्तों को ग़िज़ा हासिल होती है, और पानी की वजह से ही फूल तरोताज़ा रहते हैं। पानी की मौजूदगी की वजह से ही इंसान और हैवान ज़िंदा रहते हैं, और इंसान इसी को पीकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, और हैवान पानी की वजह से ही ताज़ा दम रहते हैं। हमारी हर तरह की ज़रूरियात पानी की वजह से ही पूरी होती हैं। हर हमारी ज़रूरत के पीछे सीधे तौर पर या छुपे हुए तौर पर पानी ही रहता है। पानी के ज़रिए ही हमारी वो ज़रूरियात पूरी होती है। अगले अशआर की तरफ आते हैं। यही मैदे को पहुँचाता रसद है, यही तख्लीक में करता मदद है। इमारत का बसाया उसने खेड़ा, तिजारत का किया है बार बेड़ा। ज़राअत उसकी मौरूसी असामी, सिनाअत के भी औज़ारों का हामी। कहीं सागर, कहीं खाड़ी, कहीं झील, कहीं जमुना, कहीं गंगा, कहीं नील। यही पहले ज़मीं पर मौज जन था, न मैदा था, न पर्वत था, न बन था। अब इंसान को किस तरह से पानी फ़ायदा पहुंचाता है वो देखिए। यही मैदे को पहुंचाता रसद है। रसद यानी खाने पीने की चीज़ें, जो ज़रूरियात हैं हमारी, हमारे मैदे तक जो हमारी ज़रूरियात हैं वो कैसे जाती हैं? वो पानी के ज़रिए ही जाती हैं। अगर पानी ना हो हमारे खाने में तो फिर हमारे हलक से भी वो नीचे नहीं उतर सकता। तो पानी के ज़रिए ही वो मैदे तक पहुंचता है, और वहाँ पर हज़म होकर हमें ताकत देता है।
यही तख्लीक में करता मदद है। और जो चीज़ें होती हैं बनाने की, जो नई तख्लीकें होती हैं, वहाँ भी पानी ही मदद करता है। इमारत का बसाया उसने खेड़ा, खेड़ा यानी गांव होता है, छोटा गांव होता है। तो इमारत किस वजह से बनती है? पानी से बनती है। पानी के ज़रिए इमारत की तामीर होती है। तिजारत का किया है बार पार बेड़ा, और जो तिजारत के काम हैं वो भी पानी के बगैर नहीं हो सकते। तिजारत के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। ज़राअत यानी खेती बाड़ी, ज़राई काम, फसल काटना, बोना, बहुत सारे काम होते हैं वो खेती बाड़ी के अंदर, वो सारे ज़राई काम कहलाते हैं। और ज़राअत ज़राई काम से मुतालिक चीज़ को कहते हैं। तो ज़राअत उसकी मौरूसी असामी, मौरूसी शुरू से चलने वाली असामी, शुरू से काम होने वाला असामी यानी उससे काम करने वाले, ज़मीन पर किराए पर लेकर लोग काम करते हैं, वो असामी कहलाते हैं। तो पानी की जो असामी है, मौरूसी असामी है, वो है ज़राअत, खेती बाड़ी। मौरूसी यानी विरासत में मिली हुई, विरसे में मिली हुई, शुरू से चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला काम। तो सबसे जो पहला काम है जो पानी के ज़रिए इस दुनिया में होता था, वो खेती बाड़ी ही थी, इंसान की ज़रूरत को पूरी करने के लिए। तो ज़राअत जो है उसकी मौरूसी असामी है। और सनाअत के भी औज़ारों का हामी, सनाअत दस्तकारी के काम, हाथ से करने वाले काम, सिनतें तैयार करना। तो सनाअत के भी औज़ारों का हामी है, यानी कि जो हमारे काम धंधे हैं वो भी, उसके औज़ार भी पानी के ज़रिए ही तैयार हो रहे हैं। कहीं सागर, कहीं खाड़ी, कहीं झील, कहीं जमुना, कहीं गंगा, कहीं नील। पानी की आपको कहीं सागर नज़र आएगा, कहीं खाड़ी नज़र आएगी, कहीं झील नज़र आएगी, कहीं जमुना नदी है, कहीं गंगा नदी है और कहीं नील नदी है। बड़ी बड़ी नदियां हैं इस दुनिया की ये, गंगा, जमुना और नील। यही पहले ज़मीन पर मौजज़न था, और पहले पानी ही पानी दुनिया के ऊपर हिलोरे लेता था। मौजें पानी की ही दुनिया के ऊपर मौजूद थी। कुछ भी नहीं था, न ज़मीन थी, न पहाड़ थे, न मैदान थे। पूरी ज़मीन के ऊपर सिर्फ पानी ही पानी था। न मैदान था, न पर्वत था, न वन था, वन यानी जंगल। ना तो वन था, न पर्वत था, न मैदान था। ये सब क्या था? पानी के अंदर बदला हुआ था, पानी ही पानी था। ये कब की बात कर रहे हैं? जब दुनिया अपने वजूद में आई तो शुरुआत के अंदर पूरी दुनिया के चारों तरफ, सभी हिस्सों के अंदर पानी ही पानी था। पूरी जगह के ऊपर पानी फैला रहता था। वक्त के साथ धीरे धीरे पानी सूखा, और सूखने के बाद खुश्की हुई, और उस खुश्की के अंदर जो हम रह रहे हैं वो एक हिस्सा अपने वजूद में आया। तो तशरीह देखते हैं इसकी। शायर कहता है कि हमारे मैदे में ग़िज़ा पानी के ज़रिए ही पहुँचाई है। यही चीज़ों के पैदा होने में मदद करता है। मकान बनाने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मसलन रेत, पत्थर, चूना, सीमेंट, सब में पानी की ज़रूरत होती है। अगर मकान बना रहे हैं आप, तो बग़ैर पानी के आप मकान नहीं बना सकते। तो इमारत भी इसकी वजह से बनी, सिनातें भी इसकी वजह से पैदा हो रही हैं। बग़ैर पानी के ये सब नकारा हैं, और ना ही मकान बनाया जा सकता है। पानी के जहाज़ से ताजिरों को बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। तिजारत के लिए भी पानी ज़रूरी है, किसानों के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी से फसलें हरी भरी होती हैं। सिना तो हरफत के साजो सामान के लिए भी पानी ज़रूरी है। यही पानी समुंदर, झील, खाड़ी, नदी, कुएं में नज़र आता है। यही पानी गंगा, जमुना और नील में पाया जाता है। यानी इस पानी को जिस रंग में डाला जाए, ये वैसा ही रंग इख्तियार कर लेता है। पानी है, गंगा का भी पानी है, जमुना का भी पानी है, नील का भी पानी है, सागर में भी पानी है, झील में भी पानी है, खाड़ी में भी पानी है। हर जगह पानी पानी नज़र आता है। ये वैसा ही रंग इख्तियार कर लेता है। जब ये दुनिया वजूद में आ रही थी, अब वो शुरुआती जो बात के जो अशार हैं उसमें शुरुआती दुनिया के वजूद की बात हो रही है। वो देखिए कि उस वक्त इसके ऊपर ना मैदान था, ना पहाड़ थे, और ना ही कोई जंगल था, सिर्फ पानी ही पानी था। जब दुनिया वजूद में आई तो कुछ भी नहीं था, पानी था। धीरे धीरे वक्त के साथ पानी कम हुआ, और जो हम रह रहे हैं ये हिस्सा वजूद में आया। देखिए इन अशार को। ज़मीं पोशीदा थी उसके बगल में, न था कुछ फ़र्क जल में और थल में। न बस्ती थी न टापू था कहीं पर, उसी का दौर दौरा था ज़मीं पर। किसका? पानी का। मगर दुनिया में यकसानी कहाँ है, जो आप देखो तो वो पानी कहाँ है।
यहाँ हर चीज़ है करवट बदलती, हर एक हालत है चढ़ती और ढलती। कोई शे हो, हवा हो या हो पानी, सभी को है बुढ़ापा और जवानी। यहाँ देखिए आप, ज़मीन पोशीदा थी, उसके बगल में जब इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था, पानी ही पानी था हर तरफ, तो पानी के अंदर ही ज़मीन पोशीदा थी, पानी के नीचे ज़मीन पोशीदा थी। न था कुछ फ़र्क जल में और थल में, और थल था ही नहीं, सब एक था, पानी ही पानी था चारों तरफ, तो अलग अलग चीज़ें नहीं थी। जैसे आज हम कहते हैं कि जल भी है और थल भी है, खुश्की भी और तरी भी है, तो खुश्की यानी थल था ही नहीं, हर तरफ पानी ही पानी था, पानी ही पानी पूरी दुनिया को लपेटे हुए था। न बस्ती थी न टापू था कहीं पर, उसी का दौर दौरा था ज़मीन पर। ना तो कोई बस्ती बसी हुई थी, ना कोई टापू था कि जहाँ पर कुछ पैदावार होती, कुछ सब्ज़ा बनता, हर जगह पानी ही पानी था, इसी का दौर दौरा था, हर जगह पानी नज़र आता था। मगर दुनिया में यकसानी कहाँ है? यकसानी, एक जैसे हालात, ये दुनिया बदलती रहती है, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जो अब देखो तो वो पानी कहाँ है, और जो शुरुआती वक्त में पूरी ज़मीन के ऊपर पानी ही पानी था, टापू एक भी नज़र नहीं आता था, अब बड़े बड़े टापू बन गए हैं, बड़े बड़ी ज़मीनें सामने आ गई हैं, तो वो पानी कहाँ गया? वो पानी सूख गया, वो पानी पीछे हट गया। यहाँ हर चीज़ है करवट बदलती, हर एक हालत है चढ़ती और ढलती। ये दुनिया के अंदर यकसानी नहीं होती, बदलाव आते रहते हैं, तब्दीलियाँ होती रहती हैं, एक जैसे हालात कभी नहीं रहते। ना तो हमेशा खुशियाँ रहती हैं, ना हमेशा गम रहते हैं, ना अच्छाई हमेशा रहती है, ना बुराई हमेशा रहती है, ना रात हमेशा रहती है, ना दिन हमेशा रहते हैं। दोनों में बदलाव आता रहता है, अच्छाई और बुराई में, अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में, चढ़ते दिनों में और ढलते दिनों में फ़र्क रहता है। तो पानी के भी ख़राब दिन आए और पानी धीरे धीरे कम होने लग गया और ज़मीन नज़र आने लगी। कोई शे हो, हवा हो या हो पानी, सभी को है बुढ़ापा और जवानी। ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया में जो भी आएगा उसको ख़त्म होना है। तो पानी के साथ ये बात नहीं है कि पानी हमेशा रहेगा, पानी को भी ख़त्म होना है। तो इसके ऊपर भी बुढ़ापा आया और ये धीरे धीरे कम हो गया। चाहे हवा हो या पानी हो, हर चीज़ को जवानी और बुढ़ापा दोनों है। हर चीज़ को दराजी भी है, हर चीज़ को जो है पस्ती भी है, दोनों मुकाबले करने हैं, दोनों चीज़ों उसको अपने साथ रखनी है। तो इसलिए अपने मजबूत हालात के ऊपर कभी भी तकब्बुर मत करो, कभी फ़ख्र मत करो, और आने वाले ख़राब हालात के लिए भी तैयार रहो। किसी भी तरह के हालात आपके सामने पेश आ सकते हैं। तो सभी को है बुढ़ापा और जवानी। इसकी तशरीह देखिए, इन अशार में इस्माइल मेरेठी कह रहे हैं कि जब दुनिया वजूद में आई तब पानी ही पानी था, ज़मीन पानी में पोशीदा थी और जल और थल में कोई फ़र्क नहीं था, सर तरफ पानी ही पानी था। न ही कोई टापू था और ना ही कोई बस्ती मौजूद थी, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी था। लेकिन दुनिया में एक जैसे हालात कभी भी किसी के नहीं रहे, सबका वक्त बदलता है, सबका दौर बदलता है। जो आज हाकिम है, कल वो गरीब था, कल वो फ़कीर था, कल वो नौकर था, और आज का जो हाकिम है आने वाले वक्त के ऊपर उसमें वो ताकत नहीं रहेगी। तो सबके दौर बदलते रहते हैं, उसमें हमेशा तब्दीली आती रहती है, वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं। और ये दुनिया दार फ़ानी है, यहाँ हर शे को फ़ना होना है, किसी को भी मुस्तकिल सुकूनत यहाँ पर इख्तियार नहीं हो सकती, और यहाँ मौजूद हर शे को जवानी और बुढ़ापे की तरह उरूज और पस्ती हासिल होनी है। जो ऊपर चढ़ेगा उसको नीचे आना है, रात होगी तो दिन भी होना है, परेशानियाँ आएंगी तो आसानियाँ भी हासिल होनी हैं। आगे आते हैं अगले अशार की तरफ। नज़्म के इन अशार में देखिए क्या कहते हैं शायर। इस्माइल मेरेठी कहते हैं कि रहा बाकी न वो पानी का रेला। अभी कब के हाल बयान कर रहे हैं इन अशार के अंदर? जब पानी कम होने लग गया, खुश्की बाहर आने लग गई, ज़मीन नमूदार होने लग गई और पानी की कमी होती गई, तरी कम होती गई, उस वक्त के हाल बयान कर रहे हैं जब हमारी ज़मीन वजूद में आ रही है। वो कहते हैं रहा बाकी ना वो पानी का रेला, उसे खुश्की ने पस्ती में धकेला। ज़मी आहिस्ता आहिस्ता गई चूस, छुपाए माल को जिस तरह कंजूस। ज़मी आहिस्ता आहिस्ता गई चूस, छुपाए माल को जिस तरह कंजूस। तरीका जब के दामन हो गया चाक, तो खुश्की ने उड़ाई जा बजा खाक। जब तरी कम होती गई
तो खुश्की बनने लग गई। पहाड़ उभरे हुए मैदान पैदा, हुए मैदान में नखलिस्तान पैदा। तरीका गो अभी पल्ला है भारी, लड़ाई है मगर दोनों में जारी। बहुत आसान अशार हैं, समझने हैं आपको कि देखिए मैंने बताया कि पानी की कहानी बयान कर रहे हैं कि पानी किस तरह से वजूद में आया और किस तरह से दुनिया को घेर रखा था। अब जब दुनिया को घेर रखा था, चारों तरफ पानी ही पानी था और कहीं टापू नज़र नहीं आ रहा था, तो धीरे धीरे पानी ख़त्म होने लगा। और पानी कहाँ जा रहा था? रहा बाकी ना वो पानी का रेला, उसे खुश्की ने घेरने की शुरुआत कर दी। खुश्की मतलब जो सूखा हिस्सा है वो बाहर आना शुरू हो गया। पिछले अशारे में बताया था उन्होंने कि किसी भी चीज़ को मुस्तकिल सुकूनत नहीं मिलती, हर चीज़ को जवानी भी आती है और हर चीज़ के सर पर बुढ़ापा भी आता है। जवानी की तेज़ी भी बर्दाश्त करनी है और बुढ़ापे की नरमी भी बर्दाश्त करनी है। तो जब पानी का बुढ़ापा आया तो पानी की ताकत में कमी हुई, पानी के उठान में कमी हुई और पानी कम होता गया। जब पानी कम होना शुरू हुआ तो जो नीचे छुपी हुई ज़मीन थी वो बाहर आ गई, वो सामने दिखने लग गई। रहा बाकी ना वो पानी का रेला, उसे खुश्की ने पस्ती में धकेला। पस्ती में नीचाई की तरफ जब खुश्की बाहर आने लग गई, टापू बाहर आने लग गए, बड़े बड़े ज़ख़ीरे बाहर आने लग गए, तो वो पानी को उन्होंने नीचे की तरफ धकेल दिया, पस्ती की तरफ धकेल दिया। ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गई चूस, और फिर जो ऊपर पानी था, ज़मीन बाहर आ गई, उसे भी ज़मीन धीरे धीरे चूस गई। कुछ पानी हवा में उड़ गया और कुछ ज़मीन चूस गई। ज़मीन ने अपने अंदर ज़ब्त कर लिया। और किस तरह से ज़ब्त कर लिया? ये मिसाल देते हैं कि पानी को इस तरह से ज़ब्त कर लिया जैसे कंजूस शख्स अपने माल को ज़ब्त कर लेता है, जैसे माल के ऊपर बैठ जाता है, दबा कर बैठ जाता है, ना किसी के ऊपर खर्च करता है ना किसी को देता है, पूरा का पूरा माल वो गायब कर देता है। तो कंजूस शख्स की मिसाल दी है इन्होंने, ज़मीन से छुपाए माल को जिस तरह कंजूस, जिस तरह माल को कंजूस छुपा लेता है उसी तरह ज़मीन पानी को चूस गई है। तरी का जब के दामन हो गया चाक, और जब तरी का दामन चाक हो गया यानी तरी के बीच बीच के अंदर टापू निकल आए, ज़ख़ीरे निकल आए, बड़े बड़े जजीरे निकल आए बड़े बड़े, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तरी का दामन चाक हो गया, अब उसके अंदर से टापू नजर आने लगे हैं, उनके अंदर से ज़मीनें नजर आने लगी हैं, बड़े बड़े हिस्से ज़मीनों के वजूद में आ गए हैं। तो खुश्की ने उड़ाई जा बजा खाक, और जब खुश्की आ गई, वो पानी सूख गया, तो हर जगह खाक उड़ने लग गई, खाक ही खाक हो गई। पहाड़ उभरे हुए मैदान पैदा, और जब पानी नीचे तक चला गया तो पानी के अंदर से पहाड़ नमूदार हुए, मैदान बन गए, और उन मैदानों के अंदर धीरे धीरे जंगल पैदा हो गए। तो मैदान बने, पहाड़ बने, और हुए मैदान में नखलिस्तान पैदा। नखलिस्तान यानी जंगल, हरी भरी जगह, हरियालियां पैदा हो गई, दरख्त उग गए और सब्जा खूब उग गया, तो वो जगहें नखलिस्तान बन गई। तो पानी जब कम हुआ, खुश्की हुई, और खुश्की से मैदान बने, खाक बनी, और उसके अंदर जंगल पैदा हो गए, नखलिस्तान पैदा हो गए। तरीका गो अभी पल्ला है भारी, हालांकि कहते हैं गो यानी हालांकि कि अभी तक तरी का पल्ला भारी है, यानी कि तरी की कुव्वत ज़्यादा है, तादाद में तरी ज़्यादा है। तरी माना पानी, पानी अपनी तादाद में अभी ज़्यादा है। लड़ाई है मगर दोनों में जारी, लेकिन हार कोई नहीं मान रहा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तरी खुश्की को धकेलना चाहती है पीछे, और खुश्की तरी को धकेलना चाहती है, दोनों के अंदर लड़ाई आपस में जारी है। आप देख रहे होंगे कि कभी तो हमारे यहाँ पर पानी की कमी आ जाती है, रेगिस्तान बढ़ने लग जाते हैं, रेगिस्तानों के अंदर रेत की तादाद बढ़ जाती है, और कभी ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि बर्फ़ पिघल रही है जिससे पानी बढ़ रहा है। तो पानी बढ़ना भी आफत है और पानी घटना भी आफत है, ज़मीन घटना भी आफत है, दोनों तरह की चीज़ें आपस में हैं। तो इसको शायर कहते हैं कि दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, तरी और खुश्की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है, और दोनों की लड़ाई अभी जारी है। देखिए अब इसकी तशरीह, नज़्म के इस बंद में शायर फरमा रहे हैं कि जब दुनिया की हर शय पर जवानी और बुढ़ापा आना है तो पानी पर भी बुढ़ापा आएगा। तो पानी कैसे बच सकता था?
पानी को भी खुश्की ने उरूज से पस्ती पर धकेल दिया। एक वक्त वो भी था कि दुनिया के ऊपर हर तरफ पानी ही पानी था, टापू वगैरह कुछ भी नहीं था, ज़मीन नहीं थी, पहाड़ नहीं थे, मैदान नहीं थे। लेकिन वक्त के साथ साथ पानी पस्त हुआ, नीचे उतरा, और जब पानी नीचे उतरा उसको ज़मीन चूस गई तो ये पहाड़ वगैरह हमें नज़र आने लगे, मैदान हमें नज़र आने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी ज़मीन में पेवस्त हो गया। पानी की ज़मीन के अंदर चले जाने की वजह से ज़मीन खुश्क होने लगी, पहाड़ और मैदान नमूदार हुए, और मैदानों में नखलिस्तान पैदा हुए। जब मैदान बन गए, खाक बन गई, तो फिर उनके और नखलिस्तान बनना ही है। जहाँ मिट्टी रहती है, जहाँ पर मैदान रहते हैं, वहाँ पानी के साथ साथ पेड़ पौधे और दरख्त वगैरह भी पैदा हो जाते हैं, वहाँ सब्ज़ा वगैरह भी पैदा हो जाता है। तो जैसे ही नमूदार हुए, वक्त गुजरने के साथ साथ ये हरे भरे हो गए और जंगल बन गए। खुश्की और तरी में आज भी जंग जारी है, और अभी तक तरी का पल्ला उस जंग में भारी है, क्योंकि ज़मीन के ज़्यादातर हिस्से पर अभी भी पानी है। हमारी ज़मीन को अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करें, जो तीसरे हिस्से के ऊपर 1/3 हिस्से के ऊपर पानी है, और जो चौथा हिस्सा बचता है, उन चौथे हिस्से के ऊपर ज़मीन का वजूद है। तो तरी ज़मीन के ऊपर भारी है, खुश्की कम है और तरी ज़्यादा है। आगे आते हैं अगले अशार की तरफ। किया करते हैं दोनों कांट और छांट, चली जाती है बाहम लाग और डांट। अभी तरी और खुश्की के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोनों एक दूसरे के धक्के मार रहे हैं, दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से इनके बीच में मामला चल रहा है। तो किया करते हैं दोनों कांट और छांट, चली जाती है बाहम लाग और डांट। तरी हरदम चली जाती है अटती, कभी खुश्की भी है काया पलटती। तरी का 3/4 में है राज, तो खुश्की 1/4 में है आज। ज़मीन के 3 हिस्सों के ऊपर पानी है और 1 हिस्से के ऊपर ज़मीन है। नहीं चलती तरी की सीना जोरी, ज़मीं एक रोज़ रह जाएगी कोरी। पहन रखा था जब आबी लबादा, मोटापा भी ज़मीं का था ज़्यादा। मगर अब दिन ब दिन चढ़ती है खुश्की, तरी घटती है और बढ़ती है खुश्की। कमी बेशी नहीं आती नज़र कुछ, बहुत उम्रों में होता है असर कुछ। क्या कह रहे हैं शायर इन बंदों में, इस अशार में, कि किया करते हैं दोनों कांट और छांट। कांट और छांट एक दूसरे के हक के अंदर कांट और छांट करते हैं। कभी ज़मीन वाले हिस्से के अंदर पानी घुस जाता है, और पानी वाले ज़मीन के ऊपर, पानी वाले हिस्से के ऊपर ज़मीन आगे तक अपना रास्ता बना लेती है। तो दोनों के अंदर कांट और छांट चल रही है, दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। चली जाती है बाहम लाग और डांट। बाहर बाहरी लाग और डांट, लाग यानी लगना, उसके साथ होना, उसके साथ जुड़ाव होना, यानी बढ़ना। तो कभी तो मोहब्बत के साथ पानी और ज़मीन एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, आगे एक दूसरे के हिस्से में घुसते हैं, और कभी एक दूसरे को डांट खिलाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं। तरी हरदम चली जाती है अटती। अटती मतलब अटना, भरना। तो तरी ज़मीन के हिस्से के ऊपर अटने की कोशिश करती है, भरने की कोशिश करती है, उसमें घुसने की कोशिश करती है। और कभी खुश्की भी है काया पलटती, और कभी खुश्की भी पानी की काया पलट देती है। जो बीच के हिस्से हैं, जहाँ पानी कम है और तेज़ गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पानी सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, और वो पानी वाले हिस्से के ऊपर खुश्की का कब्ज़ा हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे की ज़मीनें दबाने की कोशिश करते हैं। बाहमी लड़ाइयाँ दोनों के अंदर चलती रहती हैं, तरी और खुश्की के अंदर। तरी का 3/4 में है राज। मैंने बताया ना आपको, ज़मीन को अगर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, तो 3 हिस्सों के ऊपर पानी है, और चौथा हिस्सा जो बचता है, 1/4 हिस्से के ऊपर ज़मीन है। तो ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ? तरी ज़्यादा ताकतवर हुई। वो कहती है, शायर कहते हैं कि तरी का 3/4 में है राज, तो खुश्की 1/4 में है आज, और खुश्की आज 1/4 में है, लेकिन खुश्की बढ़ती चली जा रही है। नहीं चलती तरी की सीना जोरी, ज़मीं एक रोज़ रह जाएगी कोरी। तरी 3/4 हिस्से के ऊपर काबिज़ है, 3 हिस्सों के ऊपर ज़मीन को इसने दबा रखा है, लेकिन फिर भी खुश्की के सामने इसकी सीना जोरी नहीं चलती। सीना जोरी, अकड़, इसकी
तब भी ज़मीन के ऊपर नहीं चलती, ज़मीन इससे नहीं डरती और दोनों आपस में लड़ते चले जा रहे हैं, दोनों आपस में झगड़ते चले जा रहे हैं। और शायर कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़मीन से पूरी तरह पानी ख़त्म हो जाएगा और फिर खुश्की ही खुश्की ज़मीन के ऊपर रह जाएगी, खुश्की के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा, यानी कि तरी हार जाएगी। ये कहते हैं कि तरी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी ज़मीन के सामने, खुश्की के सामने उसकी सीना जोरी नहीं चलती और ज़मीन एक रोज़ रह जाएगी कोरी, सिर्फ ज़मीन रह जाएगी और यहाँ से तरी ख़त्म हो जाएगी। पहन रखा था जब आबी लबादा, लबादा यानी कपड़े, लिबास, जब ज़मीन ने आबी लबादा, आबी यानी पानी का लबादा, यानी जब ये चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी, ज़रा सी भी ज़मीन कहीं नज़र नहीं आती थी। वही हालात थे जो हमने बताए थे कि कोई टापू नहीं था, कोई जजीरा नहीं था, कहीं कोई ज़ख़ीरा नहीं था। तो फिर वो किस तरह से थी? तो ये कहते हैं कि पहन रखा था जब आबी लबादा, मोटापा भी ज़मीन का था ज़्यादा। जब इसके ऊपर पानी ज़्यादा था तो ज़मीन मोटी थी, मोटापा भी था इसमें ज़्यादा। आबी लबादा पानी के कपड़े, यहाँ पानी लिपटने से मुराद है, चारों तरफ पानी ही पानी की मुराद है। मगर अब दिन ब दिन चढ़ती है खुश्की, अब धीरे धीरे खुश्की बढ़ती चली जा रही है। पहले तो पूरा ज़मीन पे पानी ही पानी था, लेकिन अब 1/4 हिस्से तक खुश्की बढ़ चुकी है, यानी खुश्की आगे बढ़ रही है। तरी घटती है और बढ़ती है खुश्की, तरी तो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है और धीरे धीरे ही खुश्की बढ़ती जा रही है। और ये जो कमी बेशी आ रही है ना, कमी बेशी नहीं आती नज़र कुछ, कमी यानी कमी और बेशी यानी ज़्यादती। तो ये कमी और ज़्यादतियाँ जो होती हैं ये एक दिन में नज़र नहीं आती। या हम सोच रहे हैं कि एक दिन में ज़मीन वजूद में आ जाए या एक दिन में ज़मीन से पानी ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर कई सालों का वक्फा लग जाता है, बहुत उम्रों में होता है असर कुछ। ये जो कमी और ज़्यादती का असर है जो हमें नज़र आता है, इसमें बहुत उम्र यानी कई सालों लग जाते हैं, बरसों बाद इसका असर नज़र आता है। तो बच्चों, ये था हमारी जो नज़्म है आबे ज़ुलाल, उसका आखिरी हिस्सा। अब हम इसकी तशरीह करेंगे, समझेंगे। इन अशार में इस्माइल मेरठी कहते हैं कि तरी और खुश्की में लड़ाई चलती रहती है और दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए जद्दोजहद करती रहती है। दोनों आगे बढ़ना चाहती हैं एक दूसरे से। खुश्की चाहती है कि मैं तरी से आगे बढ़ जाऊं और तरी यानी पानी चाहता है कि वो खुश्की से, सूखे से आगे बढ़ जाऊं। ज़मीन की 3/4 हिस्से पर पानी और 1/4 हिस्से पर खुश्की यानी ज़मीन है, लेकिन माहौल में पैदा होती हुई गर्मी की वजह से ज़मीन पर पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे पानी ख़त्म होता जा रहा है, तरी ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ज़मीन गर्म होती जा रही है, ज़मीन की गर्मी बढ़ती जा रही है। जब ज़मीन के चारों तरफ पानी ही पानी था, उस वक्त उसकी वज़ह क़तई आज के मुकाबले ज़्यादा थी। जब पानी ही पानी था, जो पानी ख़त्म हो गया, ज़मीन चूस गई, तो वो दुबली हो गई ज़मीन, आज जैसी दिखती वैसी हो गई। लेकिन जब पानी ही पानी था, ज़मीन ने पानी नहीं चूसा था, उस वक्त ये ज़्यादा बड़ी थी, आज के मुकाबले में इसका ज़्यादा बड़ी ज़मीन नज़र आती थी। धीरे धीरे खुश्की बढ़ती चली जा रही है और तरी कम होती जा रही है। तरी और खुश्की में हो रही कमी बेशी को नज़र आने में काफ़ी वक्त लग जाता है। हम बात करें कि कमी और बेशी जो आ रही है कि ज़मीन के ऊपर पानी कम हो रहा है या खुश्की बढ़ रही है, ये हमें तो पता ही नहीं चलता। तो पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये एक दिन में आने वाले बदलाव नहीं हैं, सदियां लग जाती हैं इन बदलावों को आने के लिए, सैकड़ों साल लग जाते हैं, तब जाके ये बदलाव नज़र आते हैं। तो ये था बच्चों इस हिस्से की तशरीह, और यहाँ पर हमारा सबक आबे ज़ुलाल भी मुकम्मल हो गया है। इस सबक के अंदर हमने पानी की अहमियत को जाना, पानी की अफादियत को जाना, पानी की मानवियत को जाना, और पानी किस तरह से ज़मीन के ऊपर अपना वजूद कायम रखे है और ज़मीन किस तरह से पानी के साथ लड़ती है, पानी और ज़मीन में क्या क्या झगड़े चलते हैं, वो हमने यहाँ पर बहुत दिलचस्प अंदाज में देखे हैं। और इस्माइल मेरठी ने बहुत दिलचस्प अंदाज में हमें समझाने की कोशिश की है। बच्चों के शायर माने जाते थे और मुश्किल मौज़ूआत को भी आसान से आसान ज़ुबान के अंदर समझाने के आप हामी थे। और इस नज़्म आबे ज़ुलाल में हमने देखा कि कितने आसान लफ्ज़ों के अंदर आपने पूरी की पूरी पानी के वजूद से लेकर और पानी किस तरह से दुनिया के अंदर है और क्या क्या चीज़ें हमारे सामने पेश आ रही हैं, बहुत आसान अल्फाज में उनको समझाया है। तो बच्चों, ये था सबक का दूसरा हिस्सा जो मुकम्मल हो गया है।
तीसरा हिस्सा जो सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा उसको लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।